नमस्ते। माध्यमिक न्यूज़ रे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम माध्यमिक इतिहास पाठ 3 प्रतिरोध और आंदोलन का अध्ययन एग्ज़ाम ओरिएंटेड करने जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी इनका अध्ययन करना चाहते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उनके लिए वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं। जहाँ तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड का प्रश्न है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पाठ से किस तरह के प्रश्न कितने पूछे जाने की संभावना रहती है और अब तक 2017 से 20 तक पूछा गया है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, विभाग अंग जो 8 मार्क्स का होता है वो अब तक नहीं पूछा गया है, बाकी सारे पूछे गए हैं। किस हिसाब से पूछे गए हैं तो मैं बता दूं आपको। MCQ विभाग क MCQ 2 प्रश्न हर साल पूछे गए हैं और उसका क्वेश्चन नंबर भी बता दे रहा हूं मैं। 1 का 6 और 1 का 7, तो 6 नंबर 7 नंबर 2 6 7 में पाठ 3 से हर साल 17 18 19 20 इस साल भी 2 प्रश्न MCQ में हर साल पूछे गए हैं और 21 में भी पूछे जाएंगे और आगे भी। ख में क्वेश्चन नंबर 2, ख में 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न कम से कम, जिनमें आपका एक वाक्य, सत्य असत्य, स्तंभ मिलाओ, मानचित्र, जिनको मानचित्र नहीं करते उनके दृष्टि विद्यार्थियों के लिए, रिक्त स्थान, तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे 3। विभाग ग में आपके 2 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाते हैं, जिसका उत्तर आपको 2 या 3 वाक्यों में देना होता है। इनका क्वेश्चन नंबर भी आपका फिक्स है, वो है आपका 5 नंबर और 6 नंबर। 3 का 5 6 में इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद विभाग ख में आपका एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है, जो घ का 1 या 2 में पूछे जाते हैं। तो इस तरह 13 नंबर आपका हर साल आया हुआ है। हालांकि विभाग अंग से एक प्रश्न संभावना है पर अब तक आया नहीं है, और अगर वो आ जाता है तो आपके लिए 2021 के लिए 21 नंबर का इस पाठ से आ जाएगा, नहीं तो 13 नंबर का तो जरूरी आएगा। तो अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस 13 नंबर के लिए। तो मित्रों, प्रतिरोध और आंदोलन जैसा कि ये पाठ है, तो प्रतिरोध खिलाफ विद्रोह और ये आंदोलन एक सोच के साथ क्रांति करना, ये किसके खिलाफ कौन कर रहा है तो एकदम साफ है, इसमें बहुत जटिलता नहीं है, साफ सुथरा कुछ शब्दों में आपको पहले इन्हें याद रखना चाहिए। औपनिवेशिक वन नियम, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मतलब औपनिवेशिक वन नियम के खिलाफ आदिवासी, जो भारत के आदिवासी लोग थे, उन्होंने जो विद्रोह किया था वो 4 विद्रोह, इनका नाम। फिर सन्यासी फकीर विद्रोह, सब पर बिंदी होगा। बंगाल का वहाबी फराजी आंदोलन और नील विद्रोह। क्या आपको पता था रंगपुर विद्रोह, भील विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, तारीख मोहम्मदिया? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब तक इन मुद्दों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आप इसे बखूबी अच्छी तरह से याद कर लें। प्रतिरोध और आंदोलन पार्ट 3
औपनिवेशिक वन नियम और इसके खिलाफ होने वाले आंदोलन, चुवार विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, मापनबिंदी, सन्यासी फकीर विद्रोह, बंगाल का वावी फराजी आंदोलन और नील विद्रोह। यकीन मानिए अगर आपको ये याद है, प्रतिरोध और आंदोलन के तहत याद है, तो आपको क्लास में जब पढ़ाई होगा या फिर आप जब पढ़ेंगे या फिर आपको कोई सेशन बताया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस मुद्दे पर कौन सा प्रश्न पूछा गया। न कि अंधेरे में टटोल कर पढ़ना ठीक नहीं है। साफ सुथरा, जैसे फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, साइंस ग्रुप है, गणित है, उसी तरह इसमें भी होता है। इतिहास में अंदाज नहीं, सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी करने जा रहे हैं। यही है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। अब आते हैं औपनिवेशिक वन नियम। औपनिवेशिक वन नियम अर्थात जब भारत में अंग्रेजों का उपनिवेश बस गया था तो जंगल को लेकर एक कानून सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने बनाया। उसे जंगल कानून कहा गया। जंगल नियम कहें या वन नियम कहें, तो ब्रिटिश सरकार ने 1865 में ये प्रथम जंगल कानून लाया। इसके अनुसार क्या कहा गया, जंगल जितने भी थे सरकार के अंतर्गत आ गए, ब्रिटिश सरकार का अधिकार उसके ऊपर हो गया। तो विशेष रूप से ध्यान दें, 1865 में प्रथम जंगल कानून सरकार लाई। उसके बाद 1865 के बाद 78 में दूसरा जंगल कानून बनाया गया, लागू किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इस जंगल कानून के तहत जंगलों को 3 भागों में बांट दिया गया था 1878 में। यह द्वितीय जंगल कानून था। पहला तो 1865 में, दूसरा हुआ 1878 में। और इसमें एक बात, दूसरा नियम में एक बात उभर कर आया कि आदिवासी संप्रदाय को भारत सरकार के अधीन जंगलों को कटाई करने का इसमें अधिकार दिया गया था। इससे ब्रिटिश सरकार के साथ साथ आदिवासी लोगों को भी इसमें फायदे हुए। तो अब प्रश्न उठता है कि किस उद्देश्य से या किस उद्देश्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने जंगल कानून बनाया, उनका मकसद क्या था। तो कम से कम 7-8 वाक्यों में इसे आप देख लीजिएगा अपनी किताब से। अब आगे हम बढ़ते हैं। इस औपनिवेशिक वन नियम के खिलाफ आदिवासी लोगों में जो प्रतिक्रिया हुई, जो विद्रोह भर कर सामने आए, वे कौन कौन से हैं। तो चुवार विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। अब हम इनके बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो पहले करते हैं चुवार विद्रोह। आपको ख्याल हो कि चुवार विद्रोह के द्वितीय पर्व का ही हमें अध्ययन करना है, प्रथम पर्व का नहीं। द्वितीय पर्व जो मेदिनीपुर में हुआ था और 1798-99 में हुआ था। 1798-99 में हुआ था चुवार विद्रोह। इसी के बारे में हमें संक्षेप में इनका भूमिका देखना है। चलिए संक्षेप में देखते हैं चुवार विद्रोह, जिसमें हमें यह जानना है कि इसका महत्व क्या था। आप देख लीजिए इसका महत्व, जरूर देखिएगा किताब से। और संक्षेप में मैं इस पर प्रकाश डाल दूं चुवार विद्रोह पर। बात यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इस स्थायी बंदोबस्त से त्रस्त होकर मेदिनीपुर, बांकुड़ा, दलभूम में जो रहने वाले चुवार जाति के लोग थे, उन लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया था। हुआ यूं कि इन चुवार जातियों को उनका नेतृत्व एक उनका नाम था आपका
जमींदार दुर्जन सिंह ने इन चुवार जातियों का समर्थन किया, इनका नेतृत्व किया और ये लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए। हालांकि इन्हें बड़ी निर्दयता से इनका इस विद्रोह को कुचल दिया गया अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो इसमें दुर्जन सिंह और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ, पर इसका महत्व क्या था इसे आप देख लीजिएगा, कम से कम 2-4 वाक्यों में, 2-3 वाक्यों में। अब आते हैं कोल विद्रोह के पहले मैं आपको चुवार विद्रोह के बारे में एक बात बता दूं। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार उस समय ये विद्रोह कम से कम आपका 1798, 99 या 61 और 97 के लगभग हुआ था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन नहीं था, वो आपका कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चुवार विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त चलाया था और फिर ये विद्रोह हुआ दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। कोल विद्रोह के बारे में आप जानते हैं। तो इस समय कोल विद्रोह भी आपका 1832 ईस्वी में हुआ था। तो 31-32 का है कोल विद्रोह। तो भी उस समय कंपनी का ही शासन था। तो कंपनी ने छोटा नागपुर के क्षेत्र के सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम जिलों में रहने वाले कोल आदिवासियों का जमीन छीनकर अधिक लगान लेने वाले ठेकेदारों को दे दिया। इससे क्षुब्ध होकर कोलों ने 1831 में, ध्यान रखिएगा, बुद्धू भगत के नेतृत्व में तीर, धनुष, भाले, कुल्हाड़े लेकर भयंकर विद्रोह कर दिया। 1832 ईस्वी में कोल और अंग्रेजी सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और सारे विद्रोही मारे गए। तो आप 1831 में हुआ, 32 में समाप्त हो गया। ये कोल विद्रोह का नतीजा हमने देखा। संथाल विद्रोह का जहाँ तक है मित्रों, नीले गोरों के अत्याचार के विरोध में 1855 में लगभग 10,000 संथालों ने तीर, धनुष लेकर, इनका जो नेता थे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सिद्धू और कान्हू। यह विद्रोह 1855 ईस्वी के अंत तक हजारीबाग के साथ साथ सिंहभूम, भागलपुर, मुंगेर, उसके बाद बंगाल में बीरभूम, बांकुड़ा आदि क्षेत्रों में फैल गया। अंग्रेजी सेना के द्वारा हजारों की तादाद में संथालियों को मारकर उनके नेता सिद्धू और कान्हू को फांसी देकर 1856 ईस्वी में विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये 55-56 में संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह, आपको बता दूं, मुंडा विद्रोह तो जो मुंडा जाति थे वह अपने ऊपर होने वाले जमींदारों, ठेकेदारों, महाजनों और भूमि राजस्व नीतियों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से रांची, सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग में दिसंबर के महीने में 1899 में विद्रोह कर दिया। इस आदिवासी जाति का जो नेता थे उनका नाम था बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती पर ईश्वर का अवतार कहा जाता था, खुद को भगवान मानते थे। 5 जनवरी 1900 ईस्वी तक लगभग 6,000 मुंडा द्वारा पूरे छोटा नागपुर में
यह विद्रोह फैल गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर विद्रोह को दबा दिया गया। मित्रों, हमने चुवार विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह सहित औपनिवेशिक वन नियम पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की कोशिश की सिलेबस के अनुसार। अब आते हैं हम सन्यासी फकीर विद्रोह की। सन्यासी फकीर विद्रोह 1763 से ही 1800 तक चला। वह सन्यासी विद्रोह बंगाल का प्रथम कृषक विद्रोह था। यह लगभग 50,000 लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसका प्रधान केंद्र उत्तर बंग और पूर्व बंग था। मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, चिराग अली शाह इसके प्रमुख नेता थे। अब हम बात करेंगे बंगाल का बहावी और फराजी आंदोलन। तो इसमें पहले फराजी आंदोलन के बारे में कुछ बात कर लें। फराजी आंदोलन 1818 से 1906 तक लगभग चला था। हाजी शरीयत उल्लाह फराजी आंदोलन के जन्मदाता थे। मुसलमानों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, ब्रिटिश सरकार की समाप्ति एवं मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए फराजी आंदोलन चलाया गया। हाजी शरीयत उल्लाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दुदू मियाँ ने आंदोलन का बागडोर संभाला। अब रहा बंगाल का बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1786 से 1831 तक चला। सैयद अहमद बरेलवी थे बहावी आंदोलन के जन्मदाता थे। मुसलमानों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना तथा जमींदारों, सूदखोरों के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। बहावी का अर्थ है नवजागरण। वैसे बंगाल में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बारासात था। वहाँ पर तीतू मीर, जिनको मीर निसार अली कहते हैं, वो जिनका वास्तविक नाम है, उन्होंने बारासात में एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसके बारे में आप संक्षेप में अध्ययन कर लीजिएगा 7-8 वाक्यों में। अब आते हैं हम नील विद्रोह। नील विद्रोह से संभावना 2021 में है बड़ा प्रश्न से। अब तक इस पाठ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आया, अगर आता है तो नील विद्रोह से ही आएगा। वैसे 1859-60 ईस्वी में नीलकों के अत्याचार के खिलाफ बंगाल के प्राय 60 लाख किसानों ने विद्रोह कर दिया था। अब जो कपड़े में नील डालते हैं ना, अभी तो केमिकल से बनता, पहले इसकी खेती होती थी। तो बंगाल में नील विद्रोह के कई कारण भी थे, जिसमें पूछा जा सकता है, मैं बता दूं एक दो। धान के खेत में नील की खेती के लिए किसानों को विवश करना। होता यह था कि नीलक गरीब किसानों को उनके धान के खेत में नील की खेती करने के लिए विवश कर देते थे कि करना ही पड़ेगा। दूसरा था कि दादन प्रथा। प्रति बीघा 2 रुपया दादन मतलब एडवांस देकर किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। अगला कारण है कम मूल्य में खरीदना। एक तो किसानों से उनके लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर नील की फसल खरीदा जाता था। वैसे एडवांस कम देते थे, लागत मूल्य से भी कम मूल्य पर खरीदते थे। जमीन की माप में भी गड़बड़ी करते थे। नीलक किसानों को प्राय 2.5 बीघा जमीन को 1 बीघा बताकर खेती करवाते थे।
किसानों को इसमें हानि भी होती थी। प्रति बीघा जमीन पर किसानों को नील की खेती करने में 13 रुपया 6 पैसे खर्च होते थे, पर बेचकर उन्हें 6 रुपये भी नहीं मिलते थे ठीक से। इसका और किसानों पर अत्याचार भी होता था। नील खेती करने से इनकार करने पर किसानों और उनके परिवारों पर जुल्म किया जाता था। नील विद्रोह के आपके विशेषताएं भी पूछे जा इम्पोर्टेंट है। विशेषता यह है कि यह स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था। अपने आप नील विद्रोह नीलकों के खिलाफ स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह था, अपने आप उन लोगों ने किया। दूसरा कि शिक्षित वर्गों का सहयोग भी मिला। नील किसानों को मध्य वर्गीय शिक्षित समाज का सहयोग मिला, जिसमें एक नाम है आपका हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय। इन्होंने अपनी पत्रिका में जगह दी। साथ ही आपका राजनीतिक चेतना, नील विद्रोह में शिक्षित समाज में राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता भी सामने देखा गया। ईसाई मिशनरियों का भी समर्थन मिला था। इसमें एक प्रश्न भी बनता है कि नील विद्रोह में ईसाई मिशनरियों की क्या भूमिका थी। रहा जो नील कमीशन भी सामने उभर कर आया कि नील विद्रोह से अंग्रेजी सरकार हिल गई और इसके फलस्वरूप 1860 ईस्वी को नील कमीशन का गठन किया गया, नील आयोग का गठन भी किया गया। तो ये रहा आपका प्रतिरोध और आंदोलन के बारे में मेरी तरफ से संक्षिप्त सिलेबस के अनुसार चर्चा। उम्मीद है इससे आप इस विषय पर पकड़ बनेगा इस पाठ में। अब हम उन तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो इस पाठ से अब तक आया है 2017 से 2020 तक। तो चलिए एक एक टॉपिक पर हम प्रश्नों को देख लें। तो पहला टॉपिक औपनिवेशिक वन नियम पर अब तक कौन सा प्रश्न आया है। फिर वो चाहे MCQ हो, एक वाक्य में उत्तर हो, स्तंभ मिलान हो, मानचित्र हो, देखते हैं। तो जहाँ तक MCQ का सवाल है तो इस पाठ से मतलब इस पाठ के इस बिंदु से औपनिवेशिक वन नियम से औपनिवेशिक वन नियम सिर्फ औपनिवेशिक वन नियम से 3 MCQ आ चुका है 17, 18 और 2020 में। 2017 में अब मैं जो बोल चुका हूँ सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए आप उत्तर दे पाते कि नहीं। 1878 ईस्वी के वन नियम के अनुसार जंगलों को बांटा गया। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। क 2 स्तरों में, ख 3 स्तरों में, ग 4 स्तरों में, घ 5 स्तरों में। जी हाँ, उत्तर 3 स्तरों में आपका वन नियम के अनुसार जंगलों को बांटा गया था। ये 3 स्तर थे आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। 3 स्तरों में बांटा गया था। अगला है प्रश्न 2018 में आया है कि भारत में प्रथम जंगल नियम पारित हुआ था। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। 1859 में, 1860 में, 1865 में, 1878 में। 1865 में। 2020 में इस साल पूछा गया है कि द्वितीय वन नियम 1878 से लाभान्वित थे क आदिवासी संप्रदाय, ख ब्रिटिश सरकार, ग व्यापारी वर्ग, घ ब्रिटिश सरकार एवं आदिवासी दोनों ही। तो औपनिवेशिक वन नियम से जो द्वितीय वन नियम था 1878 में हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार और आदिवासी दोनों ही लाभान्वित थे। हालांकि बात यह हुआ था इस द्वितीय नियम में आदिवासियों को केंद्र सरकार के अधीन
जंगल काटने का अधिकार मिला था कि ब्रिटिश सरकार 1878 में ब्रिटिश सरकार का भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया था। 1857 के बाद ही तो हो गया था। 1858 में तो ब्रिटिश सरकार के अधीन आदिवासियों को जंगल काटने का यह अधिकार दिया गया था, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार एवं आदिवासी दोनों को ही लाभ हुआ था। तो ये रहे MCQ तीनों 2017, 18, 20 जो औपनिवेशिक वन नियम से पूछे गए हैं, और इस पर 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। वन नियम पर एक प्रश्न पूछा गया है 2018 में, औपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से जंगल कानून लागू किया? ये प्रश्न है औपनिवेशिक वन नियम से अब तक 17 से लेकर 20 तक। अब आगे आएंगे हम चुवार विद्रोह। चुवार विद्रोह से कौन कौन सा प्रश्न बना है देखते हैं। मानचित्र 2018 में आया है चुवार विद्रोह का क्षेत्र, मानचित्र में भरना है। 2-3 वाक्यों में उत्तर दे। इस साल 2020 में चुवार विद्रोह से आया है एक प्रश्न है चुवार विद्रोह 1798-1799 का क्या महत्व था? चुवार विद्रोह का क्या महत्व था? ये प्रश्न 2 या 3 वाक्यों में 2020 में पूछा गया है। बस यही 2 प्रश्न हैं अब तक। अब हम करेंगे कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में MCQ में 2 प्रश्न आए हैं 2017 और 2018 में। 2017 में जो प्रश्न आया मैं बोल रहा हूँ कि सुई मुंडा नेता थे। चुवार विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। कोल विद्रोह के नेता थे। 2018 में प्रश्न है कोल विद्रोह 1831-32 हुआ था मेदिनीपुर में, झारग्राम में, छोटा नागपुर में, रांची में। तो ये दोनों जगह हुआ था, छोटा नागपुर में, रांची में। आप कोई भी एक टिक लगाएंगे तो उत्तर सही हो जाएगा, छोटा नागपुर या रांची, दोनों जगह। इसके अलावा दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए इस मुद्दे में पूछा गया था कि सोई मुंडा खाली जगह विद्रोह के प्रमुख नेता थे, तो आपको पता ही है कोल विद्रोह के। और वाह्य परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पूछा गया था इसी मुद्दे पर कि कोल विद्रोह का क्या कारण था? 2 या 3 वाक्यों में उत्तर देना है। बस ये वाह्य परीक्षार्थियों के लिए 2018 में पूछा गया था। अब आ जाते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से एक MCQ पूछा गया है जो इस साल पूछा गया है 2020 में। वो प्रश्न यह है कि हुल शब्द का अर्थ है ईश्वर, स्वाधीनता, अस्त्र, विद्रोह। तो हुल शब्द का विद्रोह है, उत्तर इसका होगा। इसका ना मानचित्र में 2 आया है 2017-2019 में। 17 में संथाल विद्रोह का क्षेत्र, 19 में आया संथाल विद्रोह का क्षेत्र। तो दोनों में संथाल विद्रोह का क्षेत्र ही आया। यही प्रश्न रिवाइज हुआ है 17 और 19 में मानचित्र वाला। इसके अलावा 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। संथाल विद्रोह से प्रश्न है कि 1855 में, ये 2017 में आया हुआ है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह क्यों हुआ? तो संथाल विद्रोह क्यों हुआ ये प्रश्न है। और वाह्य परीक्षार्थियों के लिए 2018 में एक प्रश्न आया था, एक वाक्य में उत्तर देना था। वो यह था कि हुल शब्द का क्या अर्थ है वाह्य परीक्षार्थियों के लिए। तो ये रहा संथाल विद्रोह से। अब हम करेंगे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से कोई भी MCQ नहीं पूछा गया अब तक, माँ में बिंदु होगा। तो मुंडा विद्रोह से 2017 में एक वाक्य में उत्तर दो पूछा है। प्रश्न है उल गुलाम का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर विद्रोह है। उल गुलाम का तात्पर्य विद्रोह है। उल गुलाम का क्या तात्पर्य है? और मानचित्र में पूछा गया 2018 में
मुंडा विद्रोह क्षेत्र को दर्शाना है मानचित्र पर। तो इसी के साथ आपका औपनिवेशिक वन नियम और इसके प्रतिवाद में हुए विद्रोह के बारे में सारे प्रश्न हमने देख लिया। अब हम आगे सन्यासी फकीर विद्रोह के बारे में प्रश्न देखेंगे। सन्यासी फकीर विद्रोह, इससे एक 2019 में एमसीक्यू पूछा गया था। प्रश्न था सन्यासी फकीर विद्रोह की मुख्य नेत्री थी, सन्यासी पर बिंदी होगा, सन्यासी फकीर विद्रोह की मुख्य नेत्री थी, न भी होगा, यहाँ पर बिंदी भी होगा। तो मुख्य नेत्री कौन थी? क रानी कर्णावती, ख रानी शिरोमणि, ग देवी चौधरानी, घ रानी दुर्गावती। हमने जब चर्चा किया था, हमने नाम बताया था तो कई नेताओं का, तो उनमें एक नाम था देवी चौधरानी, तो उत्तर होगा देवी चौधरानी। इसका दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए 2020 में इस साल इस टॉपिक से एक प्रश्न है, वह सन्यासी फकीर विद्रोह के नेता थे। डैश खाली जगह है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो अभी हमने बताया है उनमें से। आगे 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। 2019 में इस मुद्दे पर प्रश्न था सन्यासी फकीर विद्रोह असफल क्यों हो गया। 2019 में ये प्रश्न है, हमने चर्चा नहीं किया होगा इस पर, आप देख लीजिएगा क्यों असफल हो गया। अब आगे हम आते हैं बंगाल का वहाबी फराजी आंदोलन। सन्यासी फकीर विद्रोह जितने भी 2017 से 20 तक के प्रश्न थे हमने कर दिया। अब हम बंगाल का वहाबी फराजी आंदोलन, इस पर पूछे गए प्रश्न देखते हैं। एमसीक्यू 2019 में पूछा गया है तीतुमीर का वास्तविक नाम था चिराग अली, हैदर अली, मीर निसार अली, तुराब अली। तो हमने चर्चा कर लिया कि मीर निसार अली तीतुमीर का वास्तविक नाम था। सत्य असत्य पूछा गया, फराजी एक प्राचीन जनजाति का नाम है। प्राचीन जनजाति तो हमने देख लिया, यहाँ पर है कोल, चुहार, संथाल, मुंडा, तो ये फराजी तो है नहीं, तो असत्य हो गया। मानचित्र में 2019 और 20 में पूछा गया है, 2019 में बारासात विद्रोह क्षेत्र और इस बार 2020 में बंगाल में वहाबी आंदोलन का एक केंद्र बारासात, तो वही सेम है, मानचित्र ही इसमें मिला। जैसा कि हमने देखा कि मानचित्र उसमें भी मिला था और इसमें भी मिला है, तो एक मानचित्र ही आ रहा है, 19 वाला 20 में आया है। दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए 2017 में इस टॉपिक को पूछा गया था, 17-18 दोनों में पूछा गया है। एक तो है वहाबी का अर्थ क्या है, दूसरा है बारासात विद्रोह के नेता थे कौन, ये पूछा गया है। तो वहाबी का अर्थ है नवजागरण, और बारासात विद्रोह के नेता थे आपका तीतुमीर, मीर निसार अली। इस टॉपिक पर बंगाल का वहाबी और फराजी आंदोलन, इसके ऊपर जो 2-3 वाक्य में उत्तर दो, इस विधा 2017, 18 और 20 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 17, 18, 20। 17 में पूछा गया जो प्रश्न है वह यह है कि क्या फराजी आंदोलन धर्म पुनर्जागरण आंदोलन था। 2 या 3 वाक्य में आपको उत्तर देना है। दूसरा 2018 दूधू मियाँ को क्यों याद किया जाता है। और इस साल 2020 में पूछा गया है फराजी आंदोलन क्या केवल एक धार्मिक आंदोलन था। इसी के साथ वहाबी व फराजी आंदोलन इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। अब हम आगे चलते हैं आखिरी पड़ाव पर, वह नील विद्रोह। नील विद्रोह जो 2021 में एक बड़ा प्रश्न, कारण विशेषताएं आ सकता है इसके ऊपर, देखते हैं अभी तक। तो एक वाक्य में उत्तर दो। अब तक में 2020 में इस साल आया है, एमसी वगैरह नहीं आया अभी तक। 2020 में एक प्रश्न इस बार आया है
वो प्रश्न यह है कि नील आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। नील आयोग, मित्रों जो नील विद्रोह है ना, इसी विद्रोह में सफलता मिला था। तो नील विद्रोह सफल हुआ था। सफल होने के बाद सरकार ने एक आयोग गठन किया था, ब्रिटिश सरकार ने। किस वर्ष? 1860 ईस्वी में। मार्च दिसंबर का महीना है, 1860 में हुआ था। इस पर 3 प्रश्न मानचित्र में आए हैं, 2017 में, 19 में या 2020। इस साल 17 में पूछा गया था नील विद्रोह का एक केंद्र बताइए। 2019 में नील विद्रोह का प्रमुख केंद्र जयसर, और 2020 में नील विद्रोह का प्रमुख केंद्र जयसर नदिया। तो देख रहे हैं एक ही प्रश्न मानचित्र वाला आया है सेम। दृष्टिहीन परीक्षार्थी जो मानचित्र नहीं भर सकते उनके लिए था कि नील विद्रोह के केंद्र का नाम क्या है। जयसर है, हो गया। 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 2-3 वाक्य में उत्तर देने में जो है 2017, 18, 19 में आया हुआ है। 17 में था नीलक, मतलब अंग्रेज नील की खेती करवाने वाले। नीलक, नील की खेती करने वालों के ऊपर किस प्रकार अत्याचार करते थे, संक्षेप में वर्णन कीजिए। उनका हाथ काट देना, खेतों में आग लगा देना, किस तरह का अत्याचार करते थे, संक्षेप में बताना है 2-3 वाक्यों में। 2018 में प्रश्न है कि नील विद्रोह में हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय की क्या भूमिका थी, 2-3 वाक्यों में बताना है। 2019 में प्रश्न है नील विद्रोह में ईसाई मिशनरियों की क्या भूमिका थी, ये भी 2-3 वाक्यों में ही बताना है आपको। तो इस तरह अब तक 2017 से लेकर 20 तक इस साल जो भी प्रश्न प्रतिरोध और आंदोलन पाठ 3 से बने हैं, पूछा गया है, चाहे वह परीक्षार्थियों के लिए हो या दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए हो, सबका हमने बता दिया। हमने देखा कि अब तक कोई भी प्रश्न इनसे नहीं आया हुआ है। तो आप सबसे पहले प्रतिरोध और आंदोलन पाठ का नाम के साथ ये औपनिवेशिक वन नियम, इसके खिलाफ में हुए विद्रोह का नाम, सन्यासी फकीर विद्रोह, बंगाल का बहावी पराजय आंदोलन, नील विद्रोह, इनको आप अच्छी तरह से इस पाठ को पहले रट लीजिए, सिलेबस को याद कर लीजिए। याद हो जाने के बाद आपका काम है इसके जो नायक है या नेता, उनका नाम याद करना, इनका साल याद रखना। और रहा आगे आने वाले परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है, इसके लिए मेरा जो सुझाव है, अब तक 2017 से आपका 20 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का अपने सामने रखना, उनका उत्तर देने लायक बन जाना, साथ ही इन पर संक्षिप्त परिचय में जो हमने शुरुआत में किया उस पर कुछ 2-3 वाक्य आप खुद बोल पाओ, इस तरह से आपके पास सामग्री हो। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम के लायक होगा। इसी उम्मीद के साथ बस इतना ही। पार्ट 3 प्रतिरोध और आंदोलन ये पूरा विस्तार समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद।